नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बनने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बिहार का प्राचीन काल, बिहार का मध्यकालीन काल और बिहार का आधुनिक काल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जहां से बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट किया जाता है आयोग के द्वारा, उन सारे क्वेश्चन को इसी एक वीडियो में देखेंगे। ऐसे दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बिहार का प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक बिहार हो, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। संभव ही नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट करके बनाया जा सके, यह पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि एक पूरी तरीके से मास्टर वीडियो बन जाएगा। लेकिन हम इस सीरीज में समय की नजाकत को देखते हुए सिर्फ अब 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने में हम मास्टर वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो देने से बेहतर है मैंने कोशिश किया हूं कि परीक्षा मंथन में जो दिया हुआ है, मध्यकालीन बिहार हो, प्राचीन बिहार हो या आधुनिक बिहार हो सॉरी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हो वो सारे क्वेश्चन आपके सामने आसान भाषा में, और जहां ट्रिक और जहां डिटेल करने की जरूरत होगी वहां मैं कर दूंगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से टकराएंगे। और हमेशा याद रखिएगा एक बात, मैं पिछले 63वीं से ही करवा रहा हूं आप लोग को। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से गुजर गया और जिसको मैं बताया हूं, अगर वहां एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आया और आपने गलत करके आ गए, तो यकीन मेरा मान लीजिए आपके आंसू आपकी औकात नहीं है कि रोक के दिखा दीजिएगा, नहीं रोक के दिखा पाइएगा। और बुरा तो तब होता है जब एक एक नंबर से लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है और यह भी पता होता है इधर सिलेक्शन रुका और उधर एज भी चला गया है, या फिर किसी कारण बस आपको घर जाना पड़े। तो ऐसा स्थिति ना आए, इसके लिए ये वीडियो मैं आपके सामने लाऊं। इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर आप किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस समय बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग पढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो है 2 प्रीलिम्स की क्लास चल रही है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। छठ के बाद यानी 23 नवंबर से जो है स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट बैच। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ में एक रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें सिर्फ ओनली 50 स्टूडेंट को ही सीट दिया जाएगा, 51 को भी नहीं। याद रखिएगा, सिर्फ 50, क्योंकि कोरोना काल में हम लिमिटेड स्टूडेंट को ही बैठा सकते हैं। और ये रिवीजन क्लास जो है आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है हम सब जो भी श्योर सक्सेस टीम के टीचर हैं, सारे के सारे आपके सामने आएंगे और बेहतरीन तरीके से लिमिटेड टाइम में हर उस पार्ट को कवर करवाने की कोशिश करेंगे जहां से आयोग हर बार क्वेश्चन पूछता है और जहां से हर बार आपका क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं क्रेश कोर्स में, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 9015148776। ध्यान रखिएगा एक बार, नंबर 9015148776। इस पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा, उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपको। इस पे व्हाट्सअप में सिर्फ अपना नाम, आप कहां से हैं वो बता दीजिएगा, और तीसरा पॉइंट कि आप किस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, आई मीन प्रीलिम्स में, फाउंडेशन बैच में या फिर क्रेश कोर्स में, आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, कॉल इधर से ही चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को जो है स्टार्ट अब करते हैं, जिसमें पूरे अच्छे तरीके से पहले प्राचीन काल को देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जिसमें आसानी से आपको सब कुछ दिखता जाएगा। तो चलें, करें शुरुआत। चलिए दीजिए मेरा साथ, अब हम करते हैं शुरुआत। मूल रूप से विहार जो है, एक शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देख लीजिए। विहार का मतलब होता है बौद्ध मठ। नेक्स्ट जो है, मध्य पाषाण युग के अवशेष जो है कहां से मिले हैं, मुंगेर में मिले हैं। मैंने कई बार अभी बिहार स्पेशल का क्लास ले रहा था, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन श्योर सक्सेस में है, याद कीजिए, आसानी से आपको बताया था पूरा ट्रिक के थ्रू कि मुंगेर में मिला था क्या, तो पाषाण युग के अवशेष मिले थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, उत्तर बिहार में चिरान जो कि सारण जिले में और चेचर वैशाली जिले के नवपाषाण युग के अवशेष यहां से मिले हैं।
ध्यान रखिएगा, नवपाषाण मध्य पाषाण युग के कहां से मिले हैं? तो मुंगेर में, याद रख लीजिएगा, मध्य यानी मुंगेर में है। मो से मध्य और मो से मुंगेर, याद हो रहा है ना? जैसे इसे बोलना वैसे समझिएगा, मो से मध्य और मो से मुंगेर यानी मध्य पाषाण काल में मुंगेर से मिले हैं। अब उत्तर बिहार के चिराग यानी कि सारण जिला है और चेचर वैशाली जिला है। इस दोनों जगह से जो है नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट तीसरा, पूरा पाषाण युग के औजार मुंगेर के भीम बांध से मिले हैं। ध्यान रखिएगा, अब आया पूरा पाषाण काल के औजार जो है वो कहां के मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं, भीम बांध से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। यही अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, जो मैंने बताया भी था आपको कि जितनी भी चंपा मतलब क्या, अंग सुंदर किसका रहेगा? मेरा जैसा तो सुंदर रहेगा नहीं, संभव ही नहीं है। अंग जब भी सुंदर होगा तो लड़कियों का होगा। और ट्रिक के थ्रू बताए थे, कोई गलत व्यू से मत लीजिएगा मुझे, तो मैंने बताया था चंपा। क्लियर है? अंग जो होगा सुंदर किसका? चंपा का होगा। और अगर अंग चंपा का सुंदर होगा तो बिहार में इकलौता सिर्फ भागलपुर ही ऐसा जिला है जहां की लड़कियां सुंदर होती है, बिल्कुल एकदम क्लीन होती है। ये ट्रिक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया था। तो यानी अंग की राजधानी चंपा, ये 16 महाजनपद में थी, याद आ रहा होगा, क्लिक दिमाग कर रहा है ना? तो वहां की राजधानी कहां थी? मुंगेर और भागलपुर वाला क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं वात्य शब्द का उल्लेख किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वेद में बिहार शब्द के लिए जो है, बिहार का जो क्षेत्र था उसके लिए क्या प्रयोग किया गया? तो कीकट, याद रखिएगा, कीकट एवं वात्य दोनों है, कीकट और वात्य। नेक्स्ट है, वायु पुराण में गया क्षेत्र में असुरों के राज होने की चर्चा की गई है। अब जो गया का क्षेत्र है वही गया जहां पे भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के तट पे पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसी गया क्षेत्र में को जो है वायु पुराण में असुरों का राज होने का चर्चा की गई है। याद हो गया ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के समय में उत्तर भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली, ध्यान रखिएगा, 4 शक्तिशाली राजतंत्रों कौशल, वत्स, अवंती और मगध का वर्चस्व था। याद रखिएगा, जब गौतम बुद्ध थे तो उत्तर भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राजतंत्र था। कौन कौन? तो कौशल, वत्स, अवंती और मगध का वर्चस्व था। याद रख लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से बोल रहा हूं अगर 1-2 बार सुन लीजिएगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा। दोस्तों एक बात तो आपको जरूर लगता होगा कि सुजीत सर कभी यहां पढ़ा रहे हो, कभी वहां पढ़ा रहे हो, कभी ये पढ़ा रहे हो, कभी वो पढ़ा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि एक सीरीज में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। सीरीज में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइम वो चला गया है, सिर्फ 1 महीना है आपके पास में, और इसी 1 महीना में आप अपनी जिंदगी की सारी एनर्जी को या तो उड़ेल देना है या तो सदा सदा के लिए आपको त्याग करना है। दोनों ऑप्शन आपके पास में फेंक दिया हूं। जिस ऑप्शन को आज अभी इस वक्त वीडियो देखने के बाद कैच कीजिएगा वही आपका भविष्य होगा। कैच क्या करना है वो आपके ऊपर है। चलिए, अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मगध का उल्लेख कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि मगध का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो अथर्ववेद में। यानी मगध का कोई अर्थ ही नहीं था। सिखा रहा हूं ट्रिक, समझिए, ताकि कितना रटिएगा, रटते रटते दिमाग पागल हो जाएगा, इतिहास में तो और पागल हो जाएगा। इसलिए ट्रिक के थ्रू समझते हैं। यानी मगध का क्या है? कोई अर्थ ही नहीं होता है। अब अर्थ नहीं होता है तो अथर्ववेद में है। लीजिए, हो गया याद, जिंदगी में कभी भूल के देखिए तो। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ईसापुर में 6ठी शताब्दी में शुरू हुई है। याद रखिएगा, प्रथम मगध साम्राज्य का। क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं आगे। छठी शताब्दी ईस्वी में हुआ है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, ईसा छठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो वैशाली में थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ईसा के पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो शुरू किया गया था, वो वैशाली में था। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। जो वैशाली में था गणतंत्र वो तो आपको मैंने सिखा दिया हूं, पता भी दिया हूं, लेकिन किसके द्वारा? तो लिच्छवियों के
द्वारा। नेक्स्ट है, अजात शत्रु के ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। अजात शत्रु जो थे अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी कर दी थी। उसने यह किला राजगृह में बनवाया था। तो अब आपको याद रखना होगा कि अजात शत्रु ने जो राजगृह में किला बनवाया था वो किससे बचने के लिए? तो अवंती से बचने के लिए। अब यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए जो किले का निर्माण करवाया वो कहां करवाया? तो अगर पता रहेगा तो आसानी से बोल दीजिएगा राजगृह। उस टाइम में नाम था, अभी राजगीर नाम है, बनवाया था, है ना? मजा आ रहा होगा, है ना? चलिए, यही है हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर मजा ना आए ना तो वो टीचर बेवकूफ है या तो फिर वो स्टूडेंट को हिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि टीचर ही बेवकूफ है ना, समझा ही नहीं रहा। हिस्ट्री तो सबसे मजेदार है। अगर हंसे नहीं हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते तो बेकार है हिस्ट्री पढ़ना। हिस्ट्री को तो भूख अंदर रहती है, पता करो क्या हो रहा है, क्या थे हमारे पूर्वज, कैसे उनकी जिंदगी जी है, अभी हम कैसे जी रहे। तो बड़ी मजेदार सब्जेक्ट है। चलिए आते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे उज्जैनी थे। इससे पहले जो है राजधानी राजगृह में थी। उज्जैनी पहली बार जब अपने सत्ता को हाथ में लिया था तो राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया। तो कई बार पूछा भी जाता है कि पाटलिपुत्र जो राजधानी बना था उसको किसने बनाया था? तो उज्जैनी ने बनाया था, याद रख लीजिएगा, है ना? उज्जैनी के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासन जो है स्थापित हो गया था। क्लियर है ना? शिशुनाग वंश का जो है क्या हो गया था? शासन स्थापित हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मगध सम्राट यानी कि महापद्मनंद ने स्वयं को एक राट कहा था। महापद्मनंद जो है स्वयं को क्या कहा था? एक राट कहा था। नंद वंश के संस्थापक यही थे, महापद्मनंद, जो स्वयं को एक राट कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया था। नंद वंश जो थे उनके पश्चात जो है मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया था। क्लियर है ना? मगध शासक जो घनानंद था सिकंदर महान के समकालीन था। जो घनानंद था वो सिकंदर सिकंदर महान के समकालीन था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मगध में मौर्य वंश की शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, याद रहेगा ना? नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त के महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। जो पाटलिपुत्र पटना में जो है चंद्रगुप्त का महल जो बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो तक्षशिला था। और तक्षशिला कहां था? तो पाकिस्तान में था, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को जो है सर्वप्रथम जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। और इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन भी उपलब्ध है। अब थोड़ा कमेंट आपके पास में जाता है क्वेश्चन का कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था, जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट है, मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं न जाने कितनी बार पूछा गया कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो बताया था वो कौन से शिलालेख से पता चलता है? तो याद रखिएगा, मस्की के लघु शिलालेख से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख में अवंती बर्मन को महाराजा धीराज कहा गया है। किनको? तो अवंती बर्मन को जो है महाराजा धीराज कहा गया है। अगर महाराजा कहा गया तो कहीं न कहीं वो स्वतंत्र नहीं होते थे, जो हमने आपको गुप्त काल में बता भी दिया था अच्छे तरीके से। क्योंकि मैंने बताया था श्रीगुप्त, जो लोग हमारे क्लास के हैं, जो क्लास के बाहर उनको नहीं बताया, सॉरी, लेकिन फिर भी वो समझ ले, श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश की तो स्थापना किया। उसके बाद जो है घटोत्कच थे जो उनके श्रीगुप्त के पुत्र थे, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया था। तो जैसे चंद्रगुप्त प्रथम आया सत्ता में तो सत्ता को बहुत विस्तृत किया। एक अगर कहें तो वास्तविक संस्थापक भी चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता, और इन्होंने ही
अपनी उपाधि महाराजा धीराज के लिया था। इससे पहले सब महाराजा के थे, यानी सामंत के थे। तो याद रखिएगा, महाराजा धीराज जो है बंती बर्मन को। नेक्स्ट है महेश ठाकुर ने दरभंगा राजवंश की स्थापना किए थे। किसने दरभंगा राजवंश की किया था? तो महेश ठाकुर, महेश दरभंगा राजवंश के। नेक्स्ट है सुचंद्र बर्मन ने मगध में अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया था। किसने? सुचंद्र बर्मन, सुचेंद्र बर्मन ने मगध में स्वतंत्र राज्य जो है कायम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। गुप्त काल में नालंदा महाविहार की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में ही नालंदा महाविहार की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक जो थे कुमार गुप्त प्रथम थे। अगर कुमार गुप्त रहे तब भी सही है, कुमार गुप्त प्रथम रहे तब भी सही है। याद रख लीजिएगा, कुमार गुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गुप्त वंश की ही चर्चा में कर रहा था इससे पहले। गुप्त वंश के अधीन 4वीं शताब्दी ईसा में बिहार के गौरव का पुनरुत्थान हुआ था। गुप्त वंश के अधीन ही 4वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार के गौरव का पुनरुत्थान हुआ था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियों में बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के अवशेष के महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? तो बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा का महाविहार के अवशेष जो है महत्वपूर्ण है। ये हो गया टोटल के टोटल जो है प्राचीन काल से मैंने बता दिया। अब थोड़ा जो चलते हैं, लौट के मध्यकालीन में चलते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और पाल वंश के साम्राज्य जो है बिहार के क्षेत्र में फैला हुआ था और कुछ क्षेत्र जो है यूपी में भी फैला हुआ था, लेकिन बिहार में भी फैला हुआ था। क्लियर हो गया ना? अब गोपाल ने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान में जो बिहार शरीफ में एक मठ है तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। किसने? तो गोपाल ने ही करवाया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पाल शासक धर्मपाल ने भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला में महाविहार विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था तथा 200 जो गांव है वो नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव हेतु दान भी दिए गए थे। 200 गांव। देवपाल ने नालंदा में एक बिहार की देखरेख हेतु 5 गांव जो है अनुदान में दे दिया था। किसने? तो देवपाल ने नालंदा में एक बिहार की देखरेख के लिए 5 गांव चलो भाई दान में दे देते हैं। नेक्स्ट जो है प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्र पर महीर भोज और महेंद्र पाल के शासनकाल, एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के अधिकांश क्षेत्र पर मिहिर भोज और महेंद्र पाल के शासनकाल में अधिकार किया। नेक्स्ट जो है 12वीं शताब्दी के अंत तक, 12वीं शताब्दी का मतलब 1100 से लेकर 1199 तक, 12वीं शताब्दी के अंत तक बिहार में तुर्कों के आक्रमण आरंभ हो गए थे। यानी कि 1100 के बाद जो है तुर्कों का आक्रमण शुरू हो गया था। इससे पहले जो है वो अरबों का आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन बिहार में नहीं, वो हिंदुस्तान में। यहां बिहार की बात चल रही है। नेक्स्ट है तुरुस्क दंड नामक कर एक चर्चा जो था, कर की जो चर्चा था वो गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र ने मुंगेर ताम्रपत्र में मिलता है, जिसमें तुरुष्कंद नामक कर का चर्चा था, जो कि गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र ने मुंगेर के ताम्रपत्र में इसके साक्ष्य मिलते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है, तुर्क सत्ता का वास्तविक श्रेय वो किसको दिया जाता है? तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना, बिहार में, भारत में नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, बिहार में। तो इसमें किसको दिया गया है? तो श्रेय जो है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है, या कहे तो बख्तियार खिलजी वही पूरा नाम था, मैंने बता दिया। बिहार के क्षेत्र में फिरोज शाह, सिकंदर लोदी, बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण हुए। क्या आक्रमण हुए थे? कहां पे? तो बिहार के क्षेत्र में, चाहे फिरोज शाह हो, सिकंदर लोदी हो, बलबन हो, इल्तुतमिश हो, गयासुद्दीन तुगलक हो, इन सब ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह
तुगलक के द्वारा उन्हें दान दिए जाने का उल्लेख किया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा जो है खंडित हुई थी। नेक्स्ट है, मुगल शासक अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? तो मुगल शासक अकबर ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश जो था बिहार में प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गई थी। किसके काल में? तो शेर शाह सूरी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेर शाह ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। शेर शाह ने ही प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पे पटना शहर बसाया था। किसने? तो शेर शाह ने पटना। याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, अकबर ने 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर ने 1576 में, ध्यान रखिएगा, बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है प्रदान कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। मुगलों का जब पतन हुआ था उसके बाद बिहार जो है वो बंगालों के नवाबों के अधीन हो गया था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई वर्ष 1764 ईस्वी में हुई। विदित हो कि बक्सर वर्तमान में पटना से 115 किलोमीटर की दूरी पे था। चलिए, यह हुआ पूरा मध्यकाल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट जो है आधुनिक काल में अब एंट्री करते हैं। आधुनिक काल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था। किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है, गोलघर के निर्माण गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हुआ था। गोलघर का जो निर्माण था वो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर बहावी आंदोलन का केंद्र था। कब? तो 1830 के दशक में। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता बाबू कुंवर सिंह थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। श्री दीप नारायण के प्रयत्नों से। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार और उड़ीसा 1936 ईस्वी में विभाजन हुआ था। बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन 1936 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। जो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र था बिहारी, उसके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार 1912 ईस्वी में बंगाल से पृथक हो गया था, अलग हो गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन जो कि 3 कठिया पद्धति जहां पे किया गया था, 1 बीघा में 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना के कॉलेज को छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। वर्ष 1930 में विद्यापति रचित जो कृतिलता थी,
ध्यान रखिएगा, कीर्तिलता में बिहार शब्द का उल्लेख जो है मिलता है। किसकी? तो ध्यान रखिएगा, विद्यापति की रचित कीर्तिलता से ही बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1763 ईस्वी में बंगाल और बिहार के सन्यासियों ने ही किया था। इस विद्रोह को भारतीय इतिहास में सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1891 ईस्वी में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1891 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चिश्ती सिलसिले के सूफी सर्वप्रथम बिहार में आए थे। नेक्स्ट था, रोमन कैथोलिक पादरी ने सर्वप्रथम बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट है, बिहार शरीफ का पुराना नाम जो था वो औदंतपुरी था। पहले बिहार शरीफ जो था, अभी बिहार शरीफ जो नाम सुनते हैं उसका पुराना नाम औदंतपुरी था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। अंग्रेज यात्री जो पहला आया था बिहार में उसका नाम रॉल्फ फिच था। और मध्यकालीन बिहार में, ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन बिहार में आने वाला प्रथम ईरानी यात्रियों में मुल्ला बहानी एक धर्माचार्य थे। क्लियर हो गया ना? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट था जो हमने कोशिश किया कि आपका चाहे प्राचीन बिहार हो, मध्यकालीन बिहार हो, आधुनिक बिहार हो, इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि हाँ ये थोड़ा सा तो होता है कि जो लोग बिहार से हैं वो तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बिहार से बाहर स्टूडेंट फॉर्म भरे बीपीएससी को, उनकी थोड़ी सी समस्या होती है। तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बना दिया, और खास करके बिहार के भी उन स्टूडेंट के लिए जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हिस्ट्री के बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। चाहे प्रीलिम्स की बात कर लो, पूरे के पूरे 30 नंबर का मामला है, उस 30 नंबर में आपका आधुनिक सबसे टॉप पे चलता है। आपका मान के चलिए कि 16 से 17 नंबर तक आधुनिक आएगा, 20 भी पहुंचा सकता है। 4-5 क्वेश्चन मध्यकालीन, 2-3 क्वेश्चन जो है आपका प्राचीन। उसके बाद अगर मेंस में चले जाइएगा तो एक पूरा का पूरा पेपर ही हिस्ट्री का है। और अगर मेंस में आप हिस्ट्री पढ़ें तो इंटरव्यू में हिस्ट्री का क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, तो बचिएगा कहां से? है चांस। इसलिए हिस्ट्री में भागिए नहीं, बल्कि हिस्ट्री के डर को भगाइए। और ये कैसे संभव होगा? जब आप मेरे साथ चलिएगा, बस, और कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और अब नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं हमें जरूर बताते रहिएगा। हम उसी हिसाब से करेंगे जिससे कि आपका सक्सेस श्योर हो सके। और हाँ, एक बात तो और है कि जितनी मेहनत करके आपसे मिलता हूं, आपके लिए इतना काम करता हूं, तो इतना तो जरूर डिजर्व करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।